वेलकम स्टूडेंट्स टू दिस अनदर लेक्चर ऑन बिजनेस एनवायरनमेंट। और इस लेक्चर में हम बात करेंगे मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि एक इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है और उसका एक कंट्री की इकोनॉमी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। और हमने दो टाइप के इकोनॉमिक सिस्टम्स के बारे में डिस्कशन किया था, सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम या सोशलिज्म और कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में। और दोनों में देखा था किस तरीके से क्या डिफरेंसेस हैं। दोनों ही इकोनॉमिक सिस्टम है, हालांकि किसी भी इकोनॉमिक सिस्टम का किसी भी देश की सरकार का ऑफ कोर्स ऑब्जेक्टिव रहता है वेलफेयर ऑफ द पीपल, लेकिन एक एक देश जहां पर एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम है वहां पर एक फ्रीडम ऑफ प्रोडक्शन या फ्रीडम ऑफ कंजम्पशन ऑफर करके वो वेलफेयर पीपल का अचीव करने की कोशिश करी जाती है। एंड ऑन दी अदर हैंड जो सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम है वहां पर यही जो एक वेलफेयर ऑफ द पीपल जो ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी देश का, वो अचीव करने का एक सिस्टम ये रहता है कि गवर्नमेंट खुद प्रोडक्शन को अपने हाथ में ले लेती है। और ऐसे में हम देखते हैं कि बहुत सारी गवर्नमेंट की कंपनीज एग्जिस्टेंस में आ जाती हैं जो प्रोडक्ट और सर्विसेज वहाँ के सिटीजन्स को ऑफर करती हैं। आज हम लोग बात करेंगे थर्ड टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में, जिसको कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम या मिक्स्ड इकोनॉमी। तो मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है? जैसे कि उसका नाम है मिक्स्ड, सो इट इज द मिक्सचर ऑफ बोथ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि जहां पर भी जिस भी देश में एक मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो हो रहा है वहां पर वील फाइंड एलिमेंट्स ऑफ बोथ सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म। तो जैसे कि अभी आगे हम इस लेक्चर में देखेंगे, कुछ कुछ पॉइंट्स यहाँ पर हमको मिलेंगे सोशलिज्म के, कुछ कुछ पॉइंट्स कैपिटलिज्म के। अगर हम इसको देखें तो एक एक्सट्रीम में सोशलिज्म है, दूसरे एक्सट्रीम में कैपिटलिज्म है, और बीच में समवेयर इन बिटवीन पड़ता है मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो होता है। 1948 की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी, इट डिक्लेयर्ड इंडिया टू बी अ मिक्स्ड इकोनॉमी। बट इनिशियली हुआ ये कि जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी, जो इनिशियल ईयर्स में जो इंडिया में जो गवर्नमेंट थी, इट वाज मोर inspired by the ideals of socialism, or it was more inspired by the model of USSR. तो इंडिया में अगर हम इंडियन हिस्ट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस या 1947 से अगर हम देखते हैं और इकोनॉमिक हिस्ट्री पर स्पेसिफिकली फोकस करते हैं और उसको स्टडी करने की कोशिश करते हैं, देन वील फाइंड द इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द कंट्री वर मोर इंक्लाइंड और मोर inspired by socialist ideals rather than following mixed economic system which was declared officially. India was officially a mixed economy according to 1948 industrial policy, but by the analysis of the economic policies of the day, we would or any student of economy or any researcher would come to a conclusion that of course, though on paper we were functioning like a mixed economy, or we were supposed to be a mixed economy, but there were more elements of socialism than capitalism. But let's see what exactly a mixed economic system implies. So as the name suggests, it's a mixture of both capitalism and socialism. There is of course freedom of economic activities, क्योंकि ये एक capitalism का भी इसमें element रहता है. There is a substantial element of capitalism in it, so there will always be freedom of economic activities. अगर economic activities पूरी तरीके से कर्ब हो जाएंगी तो capitalism का तो element आ ही नहीं पाएगा। Of course इसमें सरकार का भी involvement रहेगा। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि ये डिटरमाइन कैसे होता है कि कोई भी इकोनॉमिक सिस्टम देश में कौन सा है, कैपिटलिज्म है, सोशलिज्म है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो इसमें जो डिटरमाइनिंग फैक्टर रहता है, वो डिटरमाइनिंग फैक्टर रहता है गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस। अगर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस इकोनॉमिक पॉलिसी में बहुत ज्यादा है या गवर्नमेंट खुद ही मैन्युफैक्चरिंग करने लग जाती है, तो हम लोग कहते हैं कि भाई वहां पर देश में ऐसे देश में जो इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो हो रहा है दैट इज सोशलिज्म। लेकिन अगर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस एकदम जीरो है, ऑलमोस्ट नील है, देन वी वुड कंक्लूड दैट द टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम इन द कंट्री इज कैपिटलिज्म। बट व्हेन आफ्टर स्टडीइंग द इकोनॉमिक पॉलिसीज and the state of the economy, if we come to a conclusion that the elements of both capitalism and socialism are present, then we would say that the economic system being followed in the country is a mixed economic system.
So there has to be, because it includes elements of capitalism, there has to be a freedom of economic activities. तो ये तो कैपिटलिज्म का पॉइंट हो गया, अगर आप देखें तो फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैपिटलिज्म का है. अब ये आ गया सोशल वेलफेयर. सोशल वेलफेयर, अब देखिए सोशल वेलफेयर, ऑफ कोर्स ये सोशल वेलफेयर से हमें लगता है कि इट इज ऑफ कोर्स द मेन एलिमेंट ऑफ सोशलिज्म. तो सोशलिज्म या सोशलिस्ट इकोनॉमी का फीचर तो है ही है ऑफ कोर्स. और यहाँ पर क्योंकि दोनों इकोनॉमीज के हमको फीचर्स लेने हैं, तो ये एक मिक्स्ड इकोनॉमी में पाया जाता है. लेकिन ऐसा नहीं है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में सोशल वेलफेयर नहीं होता है. ये हमें हमेशा ध्यान रखने की जरूरत है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में सोशल वेलफेयर नहीं होता, ये गलत बात है. जो एक कैपिटलिज्म का मॉडल है या एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मॉडल है हमारे सामने, वो यूएसए है. यूएसए में ऐसा नहीं है कि वहां की जो सरकार है, इट डज नॉट केयर अबाउट द सोशल वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल, सोशल वेलफेयर ऑफ इट्स सिटीजन्स. लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था कैपिटलिज्म का, जिसको हम लोग कहते हैं डिपेंडेंस ऑन अपॉन इनविजिबल हैंड. वो इनविजिबल हैंड क्या है? मतलब उसका जो एक कंसेप्ट है, दैट कंसेप्ट इज दैट इफ एवरी सिटीजन ऑफ इफ ईच एंड एवरी सिटीजन वर्क्स or makes efforts towards his own welfare, then there would be no need for the government to take care of the people. तो अगर हर कोई व्यक्ति अपने हित के लिए काम करेगा, तो हर किसी का, सिटीजन का हित अपने आप, सोसाइटी का हित अपने आप हो जाएगा, सोसाइटी का भला अपने आप हो जाएगा. तो सरकार को अलग से जाकर सोसाइटी के भले के बारे में सोचने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी. वो बाकी सब्जेक्ट्स में, बाकी चीजों में, फॉरेन पॉलिसी पे, डिफेंस पे और चीजों पर ध्यान दे सकती है. लेकिन अलग से जो सोशल वेलफेयर की चीजें हैं, उसके ऊपर सरकार को अलग से फोकस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक सिस्टम ऐसा है कि लोग सब, हर कोई अपने बेनिफिट के लिए काम कर रहा है, तो ओवरऑल सोसाइटी का बेनिफिट भी हो जा रहा है. लेकिन इसके विपरीत सोशलिज्म में ये होता है कि सरकार अलग से सोशल वेलफेयर में काम करती है. तो हम ये देखते हैं कि मिक्स्ड इकोनॉमी में सोशल वेलफेयर, ऑफ कोर्स सोशल वेलफेयर अलग से मेंशन्ड है, बिकॉज इट इंक्लूड्स एलिमेंट्स ऑफ सोशलिज्म. तो यहाँ पे हमने 3 पॉइंट देखे. ऑफ कोर्स पहला पॉइंट तो उसकी डेफिनेशन ही है, मिक्सचर ऑफ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म. लेकिन इसके बाद फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जो कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मेन फीचर है, और सोशल वेलफेयर, जो कि एक सोशलिस्ट इकोनॉमी का एक फीचर है, एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर है. तो सोशल वेलफेयर कैसे होता है कि एक सोशल वेलफेयर की अलग से स्कीम्स चलती हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स चलती है. जैसे कि अभी हमारे 3rd मॉड्यूल में हम देखेंगे कि इंडिया, बिकॉज इट्स अ मिक्स्ड इकोनॉमी, सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केयर्स अबाउट सोशल वेलफेयर ऑफ इट्स सिटीजंस. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रन्स स्पेशल स्कीम्स फॉर द अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. इसके कुछ एग्जाम्पल्स अगर आप लोगों को पता भी होंगे, जैसे मनरेगा जो स्कीम है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, गारंटी एक्ट, जो मनरेगा एक्ट बन गया, तो उसमें अलग से रूरल लेबरर्स के लिए 100 डेज के एम्प्लॉयमेंट का प्रोविजन है. और उसमें और भी बहुत सारे प्रोविजन है. वी विल स्टडी ऑल दीज थिंग्स इन डिटेल इन द 3rd मॉड्यूल. ऐसे ही मिड डे मील स्कीम है, तो उसमें वहां पर जो गवर्नमेंट के जो स्कूल्स हैं, प्राइमरी स्कूल्स हैं, और 5वीं या इवन 5th या 8th तक क्लास में वहां पर लंच, एक फ्री लंच वहां पर मिलता है बच्चों को, और उसमें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन रहना चाहिए. उसी तरीके से पेंशन स्कीम्स हैं और इंश्योरेंस स्कीम्स हैं. तो ये बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं सोशल वेलफेयर की, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रन करती है, स्पेशली फॉर द अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. लेकिन अगर हम किसी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को अलग से एक एनालाइज करेंगे, तो वहां पर ये अलग से गवर्नमेंट स्कीम्स हमको बहुत ही कम मिलेंगी या नहीं मिलेंगी. सोशलिस्ट स्टेट में बहुत ज्यादा मिलेंगी. तो मिक्स्ड इकोनॉमी, बिकॉज इट इज समवेयर इन बिटवीन, तो सरकार, अच्छा, मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है कि बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज में मिक्स्ड इकोनॉमी का मॉडल फॉलो होता है. डेवलपिंग इकोनॉमीज क्या होती है? डेवलपिंग इकोनॉमीज जैसे इंडिया है, और इसके अलावा बहुत सारी और भी जो दुनिया में डेवलप्ड कंट्रीज बहुत कम है. जो ग्रुप ऑफ 8 है, या जो अभी ग्रुप ऑफ 7 हो गया, G7 कंट्रीज हैं, और डेवलप्ड कंट्रीज हैं. इसके अलावा बाकी बहुत सारी इकोनॉमीज एक डेवलपमेंट की स्टेज में है. और इसके अलावा कुछ ऐसी कंट्रीज हैं, जो बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज हैं, जो अंडर डेवलप्ड हैं, वो डेवलप भी नहीं कर रही. ठीक है, इट वुड नॉट बी, मतलब उनके लिए डेवलपिंग वर्ड इस्तेमाल करना भी शायद गलत होगा. वो डेवलप ही नहीं कर रही है, वो एक अंडर डेवलप्ड स्टेज में ही है शायद उनका, या फिर डेवलपमेंट है भी तो बहुत स्लो पेस में है. इंडिया तो फिर भी काफी अच्छी पेस में ग्रो कर रहा है, इंडिया और चाइना. लेकिन ऐसे बहुत सारे देश हैं दुनिया में जो जिनका पेस ऑफ डेवलपमेंट बहुत ही कम है. जितना एक डिजायर्ड होना चाहिए, एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनके सिटीजन्स को ऑफर करने के लिए जो होना चाहिए, वो वहां पर ऑफर नहीं होता है. लेकिन इन डेवलपिंग इकोनॉमीज की रिक्वायरमेंट क्या है कि उनको
अपने देश में एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी करना है। ठीक है, जब इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी, देश का जीडीपी बढ़ेगा और एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिलेगी, तो इवेंचुअली उससे तो सोशल वेलफेयर होगा ही। लेकिन और वो कैपिटलिज्म का रूट है। लेकिन होता क्या है कि इससे, जैसे कि हमने देखा था कि कैपिटलिज्म का एक ड्रॉबैक है, वो इनकम इनइक्वालिटी क्रिएट कर देता है। तो अब इस इनकम इक्वालिटी जो क्रिएट हो रही है उसको कैसे दूर करना है, या जो लोगों को बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है इंडस्ट्रियलाइजेशन का, वो बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है कैपिटलिज्म का, तो उनको अलग से ऐसे सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन है, हाउ डू वी टेक केयर ऑफ दिस पीपल। तो उसके लिए एक सोशल वेलफेयर की स्कीम चलती है। तो ये मॉडल जो मिक्स्ड इकोनॉमी का है उसको दोनों चीजें करता है, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन भी करता है लेकिन सोशल वेलफेयर भी करता है, क्योंकि वहां पर वो इनविजिबल हैंड काम नहीं करता कि हर कोई अपने बेनिफिट में काम करेगा तो लोगों का बेनिफिट अपने आप हो जाएगा। तो ये यहाँ पर इसका एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर है। अब आते हैं फीचर्स ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी में और डिटेल में इसको देखते हैं। तो को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स, बिकॉज देर इज, जैसे कि मैंने फर्स्ट स्लाइड में देखा, बिकॉज देर इज फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, तो प्राइवेट सेक्टर तो एग्जिस्ट करेगा ही, लेकिन सोशल वेलफेयर की बात भी आती है तो पब्लिक सेक्टर भी एग्जिस्ट करेगा। पब्लिक और तो पब्लिक सेक्टर की कंपनीज हमको मिलेंगी, पीएसयूज मिलेंगी, और प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज मिलेंगी, और सेम इंडस्ट्री में मिल जाएंगी, सेम सेम काइंड ऑफ इंडस्ट्री मिल जाएंगी। जैसे हम इंडिया में टेलीकॉम की बात करते हैं, इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। टेलीकॉम की बात करेंगे तो यहाँ पे रिलायंस जियो है, और वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल, ये सब भी है। इसके अलावा बीएसएनएल भी है। एयरलाइंस की बात करेंगे तो एयर इंडिया है। इसके अलावा प्राइवेट प्लेयर्स तो आपको को पता ही है, इंडिको है, और हमारे पास ये गो एयर है, एयर एशिया है, विस्तारा है, बहुत सारे एयरलाइंस हैं जो, तो सेम सेक्टर में हमारे पास पब्लिक कंपनीज भी हैं और प्राइवेट सेक्टर कंपनीज भी हैं। सेम सेम सेक्टर में दोनों हमको मिल जाती हैं। तो को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स, coexistence of private and public sector is the outstanding feature of mixed economy. In mixed economy, both public sector and as well as private sector industries will be functioning. Certain industries will be in public sector and certain industries will be in private sector. Private individuals and firms own private sector industries. It's obvious. Profit will be the primary motive of private sector industries. जितना भी private sector industries होती हैं उनका एक basic motive तो profit earning ही रहता है. In public sector, the industries are owned and managed by the government. Of course, इस बात क्लियर ही है, जो पब्लिक मतलब कि गवर्नमेंट कंट्रोल है वहां पर। पब्लिक इंडस्ट्रीज विल आल्सो हैव प्रॉफिट मोटिव, बट दैट टू फॉर द प्रमोशन ऑफ सोशल वेलफेयर। लेकिन अगर कंपनी है, कंपनी को कहीं ना कहीं प्रॉफिट मेकिंग तो होना ही पड़ेगा। अगर वो प्रॉफिट मेकिंग नहीं है तो इट्स बेटर टू शट डाउन दैट कंपनी, क्योंकि उसमें फिर पैसा बर्बादी हो रहा है। अगर वो कोई भी कंपनी, उसको रन करने के लिए कैपिटल की जरूरत होती है, अगर वो अपना कैपिटल रिकवर नहीं कर पा रही, अपना पैसा रिकवर नहीं कर पा रही, देन इट इज बेटर टू शट इट डाउन। उसमें बार बार पैसा और झुकने का कोई फायदा नहीं होता है। तो प्रॉफिट मोटिव तो हमेशा रहना चाहिए, लेकिन उसका एक सोशल वेलफेयर एक मेन मोटिव रहता है। एग्जिस्टेंस ऑफ जॉइंट सेक्टर, जॉइंट सेक्टर क्या होता है कि एक ही, जैसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, एक तरीके से हम कहेंगे कि कोई एक कंपनी बनी जिसमें एक कुछ सरकार की हिस्सेदारी, कुछ प्राइवेट प्लेयर्स की हिस्सेदारी है। जॉइंट सेक्टर इज वन वेयर बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स एस्टैब्लिश एन ऑर्गेनाइजेशन जॉइंटली कंट्रीब्यूटिंग द नेसेसरी कैपिटल। तो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, पावर प्रोजेक्ट्स होते हैं, रोड प्रोजेक्ट्स होते हैं, इसके अलावा बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स होते हैं, जहां पर गवर्नमेंट और प्राइवेट प्लेयर्स अपने अपने जो उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, अपने अपने एक जो उनकी स्ट्रेंथ है वो कंबाइन करके एक एफिशिएंसी अचीव करने की कोशिश करते हैं और अपने अपने मोटिव्स को अचीव करने की कोशिश करते हैं। सरकार का मोटिव सोशल वेलफेयर, और प्राइवेट प्लेयर का या प्राइवेट कंपनी का मोटिव प्रॉफिट मेकिंग। तो दोनों लोग एक ज्वाइंट कंपनी बनाकर अपने अपने मोटिव अचीव करने की कोशिश करते हैं जॉइंट सेक्टर में। एक तरीके से एक सिनर्जी बिल्ड करने की कोशिश करते हैं, अपनी स्ट्रेंथ्स को कंबाइन करने के लिए, और अपनी वीकनेस को दबाने की कोशिश करते हैं। रेगुलेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर, सी रेगुलेशन, अब क्योंकि ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी नहीं है, इट इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी, एंड देयर इज एन इक्वली इंपॉर्टेंट मोटिव ऑफ सोशल वेलफेयर। तो पब्लिक जो प्राइवेट सेक्टर है उसको खुली छूट नहीं दी जा सकती। ठीक है, जो छूट या जो फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज एक प्योरली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्रेजेंट है, वो मिक्स्ड इकोनॉमी में प्रेजेंट नहीं हो सकता है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी कहीं ना कहीं हमको रेगुलेशन देखने को मिलेगा। जैसे कि अभी सेकंड मॉड्यूल में आप पढ़ेंगे भी, एक एमआरटीपी एक्ट है। ठीक, तो एमआरटीपी एक्ट हालांकि अब वो अबॉलिश हो गया, अब उसके बाद इस समय कंपटीशन एक्ट है। तो ये एक तरीके से एक इंडस्ट्री का वॉच डॉग है।
ठीक है, तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो इस्टेब्लिश हुआ है उसी एक्ट के तहत, तो इट्स एन इंडस्ट्री वॉच डॉग। वो देखता है कि कंपटीशन फेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इस किस्म की और भी बॉडीज हैं जो इंश्योर करती हैं कि एक प्राइवेट सेक्टर एक रेगुलेशन में काम करे। ऐसा नहीं कि उसके पास एक खुली छूट हो जाए, अपनी मनमानी करे। तो सरकार इस तरीके के लेजिस्लेशंस लाती है, इस तरीके की लॉज लाती है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इस तरीके के एक्ट्स पास करती है जिससे द प्राइमरी मोटिव इज द वेलफेयर ऑफ द पीपल। बिजनेस of course exists to make profit, but business should also contribute to the welfare of the people. That should be the main idea. That is the main philosophy behind a mixed economic system. So यहाँ पर क्या है, जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की हमने बात करी थी। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में क्या है कि कोई भी इस तरीके की कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस ना कर पाए। जो अभी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 अभी पास हुआ है, और इवन 1986 वाले एक्ट में भी बहुत सारे कंज्यूमर राइट्स प्रोवाइड करे गए थे, और ये एक डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म्स थे उसमें। डिस्प्यूट रिड्रेसल के लिए डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन। तो ये सब एक तरीके से बिजनेसेस की एक अनकंट्रोल्ड एक्टिविटी के ऊपर एक तरीके से एक रेगुलेशन करते हैं। और ये खैर कंज्यूमर प्रोटेक्शन तो खैर कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज में भी मिलेगा, लेकिन इसके अलावा जो बाकी रेगुलेशंस हैं वो एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कम से कम होंगे, मिक्स्ड इकोनॉमी में वो रेगुलेशन ज्यादा मिलेंगे। और ऑफ कोर्स अगर हम सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात करें तो रेगुलेशन की बात ही नहीं होगी, वहां प्राइवेट सेक्टर एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा, तो रेगुलेट करने की बात ही नहीं। पूरा बिजनेस ही सरकार के हाथ में, सारे रिसोर्सेज सरकार के हाथ में, सरकार ही मैन्युफैक्चरिंग करती है, सरकार ही एक तरीके से मार्केट चलाती है। लेकिन और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में बहुत कम मिलेगा। तो ये जहां पर रेगुलेशन की बात होगी वो मिक्स्ड इकोनॉमी में हमको एक ऑप्टिमम लेवल पे, एक सर्टेन लेवल पर, एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी से ज्यादा लेवल पर हमको एक रेगुलेशन देखने को मिलेगा। अलग अलग ऐसी बहुत सारी अथॉरिटीज हैं, बहुत सारे एक्ट्स हैं जो कहीं ना कहीं इन चीजों को रेगुलेट करते हैं। प्लान्ड इकोनॉमी, इकोनॉमिक प्लानिंग हमको देखने को मिलती है मिक्स्ड इकोनॉमी में। प्लानिंग जो है, इकोनॉमिक प्लानिंग सोशलिज्म का फीचर है, लेकिन मिक्स्ड इकोनॉमी में भी हमको देखने को मिलती है। जैसे कि इंडिया में 5 ईयर प्लानिंग का सिस्टम था, अभी नीति आयोग आ गया। प्लानिंग कमीशन एक मेन बॉडी थी जो 5 ईयर प्लान्स वगैरह बनाती थी, फॉर्मुलेट करती थी, और प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके अभी नीति आयोग बन गया है। लेकिन इकोनॉमिक, बेसिकली द आइडिया इज दैट बिकॉज इट्स एन इकोनॉमिक्स मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, so there has to be some sort of economic planning in the country. Private property, how private property अगर आप अलाउ नहीं करेंगे तो how are the individuals going to run their businesses? ठीक है, तो एक सर्टेन, अगर सरकार ही सब कुछ कंट्रोल कर लेगी, सरकार अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी को अलाउ नहीं करेगी तो बिजनेस भी एस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे लोग। ठीक है, और अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी को अलाउ नहीं करेगी तो उनके पास लोगों के पास जो एक इंसेंटिव रहता है टू वर्क हार्ड, है ना, एंड अर्न मोर एंड मोर प्रॉपर्टी, बिल्ड मोर प्रॉपर्टी फॉर देमसेल्व्स, तो वो एक मोटिव भी नहीं रहेगा, तो प्राइवेट प्रॉपर्टी तो अलाउ करनी ही पड़ेगी मिक्स्ड इकोनॉमी में भी। तो ये कैपिटलिज्म का फीचर है। इसके अलावा प्रोविजन ऑफ सोशल सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी की हमने बात ही करी थी कि बहुत सारी सोशल स्कीम्स हैं, जैसे एक मनरेगा हो गई और मिड डे मील हो गई, पेंशन वगैरह की स्कीम्स हो गई, अटल पेंशन योजना, और इसके अलावा बहुत सारी और भी कुछ एक आवास योजना जहां पर घर वगैरह प्रोवाइड करे जाते हैं, अलग अलग स्टेट्स में भी हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जो चलती भी हैं। तो सोशल सिक्योरिटी का कहीं ना कहीं प्रोविजन रहता है। सोशल सिक्योरिटी की बेसिकली जरूरत किसको रहती है कि जिसके पास एक बेसिक, मतलब जिसका फ्यूचर एक तरीके से सिक्योर नहीं है, तो उसके पास सफिशिएंट वेल्थ नहीं है, सफिशिएंट पैसा नहीं है, तो ये कहाँ होगा? एक डेवलप्ड इकोनॉमी में तो लोग वैसे ही वेल ऑफ रहेंगे, तो वहां पर सोशल सिक्योरिटी की उतनी जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन एक डेवलपिंग इकोनॉमी में लोगों की जहां पर इनकम कम होती है, ठीक है, एक मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है जहां पर जिनकी इनकम कम होती है, तो उनको एक सोशल सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती है। पेंशन एक तरीके से सोशल सिक्योरिटी ही है, इंश्योरेंस एक तरीके से सोशल सिक्योरिटी। इंडिया में लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो एक LIC सरकारी कंपनी है। LIC सरकारी कंपनी क्यों है? मतलब इंश्योरेंस की बहुत सारी ऑफकोर्स प्राइवेट प्लेयर्स भी हैं, लेकिन क्योंकि ये मिक्स्ड इकोनॉमी है तो सरकारी कंपनीज भी एग्जिस्ट करती हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इसी तरीके से इंश्योरेंस में भी एक सरकारी कंपनी है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। मोटिव ऑफ बिजनेस कंसर्न, द मोटिव ऑफ बिजनेस कंसर्न इज प्रॉफिट बट कपल्ड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल वेलफेयर। तो बिजनेस कंसर्न का बिजनेस एग्जिस्ट करते हैं, ये मिक्स्ड इकोनॉमी है, तो कैपिटलिज्म का फीचर है। बिजनेस एग्जिस्ट करते हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी भी अलाउड है, बिजनेस एग्जिस्ट करते हैं, और बिजनेस का मोटिव जो है हमेशा प्रॉफिट अर्निंग ही रहता है। रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ, ये किसका फीचर है? सोशलिज्म का। सोशलिज्म का एक तरीके से सोशलिज्म की फिलॉसफी कहती ही ये है कि रिच शुड नॉट बी टू रिच एंड पुअर शुड नॉट बी टू पुअर, सो द गैप और
द गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर शुड बी एज मिनिमम एज पॉसिबल। तो इनकम की जो इनइक्वालिटी है वो कम से कम होनी चाहिए। और इसीलिए एक तरीके से हमको देखने को भी मिलता है कि जो डेवलपिंग इकोनॉमीज होती हैं या इकोनॉमीज जो ग्रो कर रही होती हैं, जो मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल फॉलो करती हैं, तो वहाँ पे जो टैक्सेशन होता है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन होता है। जो एक सर्टेन इनकम के लेवल तक तो टैक्स पड़ता ही नहीं, लोगों के ऊपर टैक्स की छूट रहती है। उसके बाद एक रेंज से, एक सर्टेन रेंज से एक सर्टेन रेंज तक एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ टैक्स पड़ता है। फिर उस एक सर्टेन लेवल से अगर एनुअल इनकम उसके ऊपर जाती है तो टैक्स का परसेंटेज बढ़ जाता है। तो वो एक इंक्रीज, मतलब एक इंक्रीजिंग एक प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है। इसी के अलावा अगर अब ये तो डायरेक्ट टैक्स की बात होगी, अगर हम इनडायरेक्ट में जैसे अगर हम जीएसटी की बात करते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स की, तो उसमें भी बहुत सारे जो एसेंशियल आइटम्स हैं, एसेंशियल कमोडिटीज हैं, उसके ऊपर या तो जीएसटी है नहीं या बहुत ही कम है। लेकिन जो जिस तरीके से लग्जरीज गुड्स में हम लोग चले जाते हैं, जो कि उतना जरूरत नहीं है लोगों के लिए, और जो लग्जरी गुड परचेज कर सकता है तो उस पर ज्यादा टैक्स भी दे सकता है। तो इसलिए जो लग्जरी के आइटम्स हैं उसके ऊपर आप देखिएगा कि जो टैक्स पड़ता है वो टैक्स का रेट ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि जो अमीर आदमी है वही लग्जरी आइटम खरीदेगा, तो वो टैक्स भी ज्यादा दे सकता है। तो वो टैक्स सरकार उस टैक्स के पैसे से गवर्नमेंट उस टैक्स के पैसे से क्या करती है, ज्यादा से ज्यादा गरीबों के बेनिफिट के लिए स्कीम चलाती है। तो इससे क्या होता है कि एक इनकम रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ये इनकम रिडिस्ट्रीब्यूशन बहुत जरूरी है एक इनइक्वालिटीज को कम करने के लिए बिटवीन रिच एंड पुअर। Complete economic freedom. There is complete economic freedom in mixed economy. Hence, the consumer is free to buy any commodity they like. Of course, consumer के पास तो choices होंगी होंगी। एक socialist economy के comparison में the consumer will of course have more choices। और हमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में देखा भी था कि एक पॉइंट था कि राइट टू बी एश्योर्ड ऑफ अ वैरायटी ऑफ टू एक्सेस ऑफ वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसको कई बार ये बोला भी जाता है कि इट इज राइट टू चूज। तो राइट टू चूज होगा अगर हमारे पास एक वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रेजेंट रहेंगी। और वैरायटी कहाँ से आएगी? जब एक कंपटीशन होगा मार्केट में। वैरायटी कहाँ से आएगी? जब बहुत सारे बिजनेसेस को एक इकोनॉमिक फ्रीडम मिलेगा या इंडस्ट्रीज को एक इकोनॉमिक फ्रीडम होगा अपने एंटरप्राइज को एस्टेब्लिश करने के लिए और सक्सेसफुली रन करने के लिए। अब मिक्स्ड इकोनॉमी के एडवांटेजेस क्या हैं? एफिशिएंसी। ऑफ कोर्स जहां पर कैपिटलिज्म का एलिमेंट आ जाएगा, जहां पर प्राइवेट सेक्टर एंटर कर जाएगा, वहां पर एफिशिएंसी होगी ही। जहां पर सोशलिज्म का एलिमेंट आ जाएगा, ज्यादा सरकार का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, तो वहां पर एक रेड टेपिज्म बढ़ेगा, एक ब्यूरोक्रेटिक इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाएगा। तो वहां पर वो एफिशिएंसी जो एक प्राइवेट सेक्टर या एक कॉर्पोरेट कल्चर जो एक एफिशिएंसी अचीव कर सकता है, वो एफिशिएंसी कभी अचीव हो नहीं पाएगी इंडिया में। बिकॉज एक लंबे समय तक 1947 से लेकर अप टिल 1991 एक ऑफ कोर्स मिक्स्ड इकोनॉमी थी, लेकिन सोशलिज्म का एलिमेंट ज्यादा था। बहुत सारे पीएसयू एस्टेब्लिश हो गए थे। तो एक क्राइसिस की सिचुएशन आ गई थी 1991 में, जहां पर इंडिया को एक मजबूरी में वहां पर एक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करने पड़े थे। जो 1991 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी उसने बहुत सारी चीजें इंडिया में बदली, जिसको हम लोग कहते हैं, स्टडी करते हैं या जिसको हम लोग जानते हैं एलपीजी नाम से, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो ये रिफॉर्म्स क्यों आए? क्योंकि जो सोशलिस्ट मॉडल था इकोनॉमी का, इट वॉज नॉट एफिशिएंट। उसमें बहुत ज्यादा पैसा बर्बाद हो रहा था। बाहर इंडिया को बाहर से लोन लेना पड़ रहा था अपने इकोनॉमी को चलाने के लिए। और जो सरकारी कंपनीज थी, जो एक सोचा गया था कि वो इंडिया को एक तरक्की के रास्ते पर, एक प्रोग्रेस के रास्ते पर ले जाएंगी, वो नहीं ले जा रही थी। इकोनॉमी एक जो रेट ऑफ ग्रोथ था, जो ग्रोथ रेट था जीडीपी का, वो बहुत ही ज्यादा स्लो हो गया था, एक स्लगिश हो गया था। लोग और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हो पा रही थी। और इंडस्ट्रियलिस्ट जो बिजनेसमैन है, जिन उनके पास काम करने के लिए बहुत इंसेंटिव भी नहीं था, एफिशिएंसी कुछ नहीं थी। तो एफिशिएंसी ये सब इंट्रोड्यूस हो पाई है 1991 के बाद से, जब प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट बढ़ा है। रिड्यूस इनइक्वालिटी की बात हमने अभी करी है कि यहाँ पर इससे पहले वाले पॉइंट में रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ। तो ये उसका एडवांटेज भी है कि यहाँ पर हमें कैपिटलिज्म की तरह इनइक्वालिटी नहीं मिलती है। सिस्टमेटिक प्लानिंग तो हम चलती है। 5 ईयर प्लानिंग ऑफ कोर्स इंडिया में होती आई है काफी सालों तक, और अभी भी प्लानिंग पूरे तरीके से खत्म नहीं हुई। नीति आयोग है ही है। प्लानिंग कमीशन जरूर अबॉलिश हो गया है, लेकिन प्लानिंग जरूर है क्योंकि इसमें सोशलिज्म का एलिमेंट भी मौजूद है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, देखिए जब प्लानिंग भी रहेगी, एट द सेम टाइम इकोनॉमिक फ्रीडम भी रहेगा, तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रहेगी। ठीक है, ये ऐसा नहीं होगा कि एक इकोनॉमी अनस्टेबल है, क्योंकि जो कैपिटलिज्म का एलिमेंट होता है मिक्स्ड इकोनॉमी में, वो ये कहता है, वो इंश्योर करता है कि हमेशा प्रोडक्शन उन्हीं चीजों का हो जिसकी मार्केट में डिमांड। ऑफ कोर्स वेलफेयर ऑफ द पीपल इज द प्राइम मोटिव, द सुप्रीम मोटिव, बट द थिंग इज दैट the economy will produce such goods and services which are in demand, and of course
नॉट जस्ट इन डोमेस्टिक डिमांड बट इन फॉरेन डिमांड ऑल्सो, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा कोशिश होती है, हमने ट्रेड पॉलिसीज में भी हम आगे देखेंगे कि एक्सपोर्ट्स को इनकरेज किया जाएगा और इम्पोर्ट्स को कम से कम कोशिश करी जाएगी, इम्पोर्ट्स को डिस्करेज किया जाए और जरूरत की चीजें ही इम्पोर्ट करी जाए। तो अगर एक इकोनॉमी में इस तरीके से गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हो रहे हैं कि जो कि नॉट ओनली डोमेस्टिक डिमांड को मीट करते हैं बट एट द सेम टाइम फॉरेन डिमांड को भी मीट करते हैं और एक फॉरेन एक्सचेंज अर्न करके लाते हैं देश में, तो एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनी रहती है। अच्छा, इसके अलावा इसमें कंज्यूमर सोवरेनिटी का कंसेप्ट आ जाता है। व्हाट इज कंज्यूमर सोवरेनिटी? कंज्यूमर सोवरेनिटी ये कहती है मतलब कंज्यूमर इज सुप्रीम। तो बिकॉज देयर इज फ्रीडम ऑफ चॉइस इन कंजम्पशन, तो एक कंज्यूमर के पास मतलब वही चीजें बनेंगी जो कंज्यूमर डिमांड करेगा, तो कंज्यूमर इज सोवरेन। फ्रीडम की बात हम लोग पहले ही कर चुके हैं। फ्रीडम का मतलब ये फ्रीडम ऑफ चॉइस इन कंजम्पशन, फ्रीडम ऑफ चॉइस इन प्रोडक्शन। सोशल वेलफेयर, अगेन दिस पॉइंट हैज बीन रिपीटेड सो मेनी टाइम्स नाउ, ये हमने देखा ही है क्योंकि यहाँ पर ये रिड्यूस इनकम इनइक्वालिटी की बात हुई है और इससे पहले यहाँ पर ये अगेन रिड्यूस इनकम इनइक्वालिटी की बात हुई है। तो ये जो पॉइंट है सोशल वेलफेयर, बेसिकली वही पॉइंट है जिसमें सोशल स्कीम चलती है। राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स के पास राइट्स हैं ही हैं और ये कंज्यूमर राइट्स के फॉर्म में हम लोग देख ही चुके हैं। डीमेरिट्स क्या है? अनहेल्दी, कभी कभार क्योंकि कैपिटलिज्म की वजह से एक अनहेल्दी कॉम्पिटिशन आ जाता है। जहां पे कैपिटलिज्म का एलिमेंट आएगा वहां पर एक अनहेल्दी कॉम्पिटिशन हमको देखने को मिलेगा। प्राइवेट सेक्टर का फ्रीडम कर्टेल भी होता है क्योंकि सोशलिज्म का एलिमेंट है, तो पूरे तरीके से देयर कैन नॉट बी अ ब्लाइंड रन टू कैपिटलिज्म। तो एक हमेशा एक प्राइवेट सेक्टर के ऊपर एक चेक, एक कर्टेलमेंट रहेगा। और पब्लिक सेक्टर ऑफ कोर्स एक इनएफिशिएंट है, पब्लिक सेक्टर मौजूद है और पब्लिक सेक्टर इनएफिशिएंट है, हम लोग देख ही चुके हैं 90। और अभी हम लोग आगे स्टडी भी करेंगे कि पब्लिक सेक्टर किस तरीके से, पब्लिक सेक्टर का क्या रोल रहा है इंडियन इकोनॉमी में, क्या उसकी प्रॉब्लम्स रही है, उसमें क्या रिफॉर्म्स आए हैं। तो इनएफिशिएंट पब्लिक सेक्टर बेसिकली डिड नॉट फंक्शन एज एफिशिएंटली एज इट वाज सपोज्ड टू। सो अच्छा, इसके अलावा इसमें अनएम्प्लॉयमेंट एंड अनसर्टेनिटीज, अनएम्प्लॉयमेंट भी इसका एक डीमेरिट हो सकता है। हम देखते हैं कि जहां पर प्राइवेट सेक्टर के हाथ में चीजें चली जाती हैं तो वहां पर फिर जॉब वो जॉब सिक्योरिटी नहीं रह पाती है जो एक पब्लिक सेक्टर कंपनी में या सरकार की नौकरी में रहती है। On account of capital scarcity, देखिए, government regulation and control, the growth of private sector may be less than what is fixed in plan. It may lead to unemployment and uncertainties in mixed economy. अच्छा, लास्ट है इसमें थ्रेट ऑफ नेशनलाइजेशन। नेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि अगर नेशनलाइजेशन का मतलब है कि किसी प्राइवेट सेक्टर कंपनी को अगर सरकार जो है टेक ओवर कर ले, तो अगर सरकार कोई प्राइवेट सेक्टर कंपनी को खरीद ले, सरकार टेक ओवर कर ले, तो वो नेशनलाइज हो गई, इट विल बिकम अ नेशनल कंपनी। इसके उल्टा ये होता है कि अगर सरकार कभी कोई सरकारी कंपनी को डिसइन्वेस्ट कर दे तो वो एक प्राइवेटाइजेशन हो जाता है। तो नेशनलाइजेशन का उल्टा होता है प्राइवेटाइजेशन या डी नेशनलाइजेशन। और अगर एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी को सरकार खरीद ले तो हो जाता है नेशनलाइजेशन। एक 1969 में नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स हुआ था एक वाइड स्केल पर, तो जिसमें बहुत सारे बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया गया था। वहां पे सरकार ने अपनी हिस्सेदारी, सरकार ने अपना कंट्रोल उसमें इंक्रीज कर दिया था। तो ये हमेशा एक मिक्स्ड इकोनॉमी में रहेगा, एक थ्रेट रहेगा कि सरकार फॉर द लार्जर पब्लिक गुड, फॉर लार्जर सोशल वेलफेयर, प्राइवेट सेक्टर में, हालांकि ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है और वो सिर्फ तभी हो पाता है जब जैसे कोई प्राइवेट सेक्टर कंपनी ठीक से फंक्शन ना कर रही हो और उसमें लार्ज स्केल में लोग एम्प्लॉयड हो। कोई प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री है, प्राइवेट सेक्टर कंपनी है और उसमें बहुत सारे लोग, हजारों लोग काम कर रहे हैं, लेकिन सडनली वो बैंकरप्ट हो जाती है या ऐसा कुछ होता है कि वो एफिशिएंटली काम नहीं कर रही है और बंद होने की कगार पे पहुंच गई। तो सरकार उस समय लोगों की नौकरी बचाने के लिए ऐसे में हो सकता है कि उसमें कैपिटल इन्फ्यूज कर दे और उसमें एक मेजोरिटी स्टेक ले ले, तो वो कंपनी नेशनलाइज हो जाएगी। लेकिन वो ऐसा बहुत कम होता है, ऐसा सिर्फ तभी होता है मतलब फॉर द ग्रेटर गुड of the citizens of India or for the greater good of the people employed there. So this was all about mixed economic system, and this will end the first module of the business environment as well, and then we'll continue with the further topics, next topics in the next lecture. So thank you.